नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की इस क्लास से आपको एज इट इज आपके टीआरई 4 के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप लोग प्लीज़ इस सेशन के अंत तक जरूर जुड़े रहना, यही आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है। और फिर अगर आप लोगों को ये सेशन या हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चन अगर आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है आज की क्लास का। पहले टॉपिक हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो कि पूछा भी गया है बीपीएससी के एग्जाम में। कहता है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है। तो जो आपकी हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश हो जाएगा वो आपका शिवालिक हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये आपके किस भाग पर स्थित है? तो दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां भी हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां भी स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सी आपकी इतनी चोटियां हैं, इनमें से कौन सी आपके भारत में नहीं है। उस चोटी का आपको नाम बताना है। तो याद रखना इनमें से जो आपके भारत में नहीं होगी चोटी वो आपकी हो जाएगी धौलागिरी। जो है ये आपके भारत में नहीं है, बल्कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है ये है कहाँ, तो याद रखना धौलागिरी जो पर्वत श्रेणी है ये आपके नेपाल में स्थित है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है धौलागिरी पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत जासंकर श्रेणी में भारत के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र पर स्थित है। यानी जो आपका नंगा पर्वत है ये जांस्कर श्रेणी में भारत के पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र पर क्या है में स्थित है। जबकि कामेत शिखर है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। देखिए ये आपके टीआरई थर्ड के एग्जाम में पूछा गया है जो आपके जुलाई में हुआ था। कहता है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं। तो जब कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं तो आप लोग उसका जवाब देंगे कंचनजंगा को। चलिए कंचनजंगा से संबंधित सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सी बातें इसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। कहता है कि कंचनजंगा भारत के सिक्किम व नेपाल के बीच में स्थित है। यह 85,8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए यहाँ पर आपसे भारत की पूछा गया है इसीलिए ये जवाब होगा। और वैसे विश्व की बात की जाए तो ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद नंदा देवी है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। कंचनजंगा को बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बर्फ़ के 5 खजाने के रूप में किसे जाना जाता है तो आप लोग उसका जवाब देंगे कंचनजंगा को। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। तो हिमालय पर्वत का जो आपका सबसे लंबा हिमनद हो जाएगा वो आपका बातुरा हो जाएगा। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन पढ़ते हैं आखिर बातुरा है क्या। कहता है दिए गए विकल्प में बातुरा हिमनद 57 किलोमीटर हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है या काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। आयोग की उत्तर कुंजी में हिस्पर को सही माना गया है परंतु हिस्पर की लंबाई आपके 49 किमी ही है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है, जो आपके आयोग ने इस क्वेश्चन का सही जवाब माना है वो आपके हिस्पर को माना है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी है कितनी 49 ही। और जो आपकी बातुरा है इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये 57 है। इसीलिए देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, लेकिन आयोग ने माना है 49 को। तो आप लोग जो भी अब समझना वही आंसर देना। हमारे अकॉर्डिंग तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। कहता है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो याद रखना जो आपकी शिवालिक की श्रेणी है इसका निर्माण आपके सेनोजोइक में हुआ है। चलिए इसके एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है शिवालिक या ब्राय हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोसिन कल्प के प्लायोसिन युग में
2.58 माइनस 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि वृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर, तो याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो वृहद हिमालय यानी अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर अगर पूछा जाता है कि क्या स्थित है, तो याद रखना ये आपके नामचा बरवा जो है ये आपके हिमाद्री के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित हो जाएगा। पूर्वी छोर पर कौन स्थित है? नामचा बरवा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है नामचा बरवा दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। तो याद रखना यह विश्व का कितना सबसे लंबा पर्वत हो जाएगा? 28वां। और ये स्थित कहाँ है? तो नामचा बरवा जो है दक्षिण पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक क्या है? पर्वत हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 आपसे क्या पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहता है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो जो आपकी अटल टनल है ये किसको पार करती है? तो ये आपके पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। तो 7 का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन में समझते हैं इसकी सारी बातें। कहता है 9.02 किमी लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है आपके अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपके जो लेह मनाली का हाईवे है वहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौल और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं लेन प्रकाश सूरी यानी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ने इस टनल की शुरुआत की थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग आपके कहाँ? हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन भी किया था। कब किया था? 3 अक्टूबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अगर आपने एक्सप्लेन ध्यान से पढ़ा होगा तो सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। 9.02 किमी है। अब इसका एक्सप्लेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ये टॉपिक भी काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो टॉपिक है आपका दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। इनके बारे में हम लोग समझते हैं जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया इसको समझते हैं। कहता है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? तो याद रखना जो आपके गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है वो आपकी इनमें से कौन सी श्रेणी हो जाएगी? तो इसका नाम आप लोग जरूर याद रखना। तो आपकी जो विंध्याचल श्रेणी है ये आपके गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करने का कार्य करती है। चलिए विंध्याचल श्रेणी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। विंध्याचल श्रेणी दक्षिण के मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ये किससे घिरी है? आपके अरावली से घिरी है। यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को क्या करती है? विभाजित करने का भी कार्य करती है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इस टॉपिक का। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो याद रखना पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से किस पहाड़ी पर मिलता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपके नीलगिरी की पहाड़ी पर आपका पूर्वी घाट जो है पश्चिमी घाट से मिलता है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं आखिर नीलगिरी पहाड़ी है क्या। कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है तो आप लोग जवाब देंगे नीलगिरी पहाड़ी को। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोड्डा बेटा लगभग कितनी ऊंची है? ये आपके 2637 मीटर ऊंची है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या? डोड्डा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है इस टॉपिक का। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं
वह कौन सी पहाड़ी? अभी आपने पढ़ा है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएंगी, जहाँ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर तक एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखना इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है, तो रमन सागर पर्वत इस पर्वत का नाम रखा गया है। इसका ऑप्शन आपका जवाब भी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं ताकि आपको और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। कहता है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में है और कन्या तथा पूर्वी सागर कन्या, तथा तीसरा जो है आपकी मुंबई से 455 किमी दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है, इस पर्वत का जो नाम है किसके नाम पर रखा गया? जो आपके महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन जी के नाम पर रखा गया है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? रमन सागर पर्वत है। अन्य 2 का नाम पानीकर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया, यानी जो 2 आपके अदर खोजे गए उनका नाम ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो याद रखना बात हो रही महाराष्ट्र एवं कर्नाटक की, तो वहाँ पर पश्चिमी घाट आपके सह्याद्री कहलाएंगे। तो इस तरीके से 5 का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहते हैं पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नंबर 6 आपसे कहता है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हो जाएंगी वो आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ जो हैं, ये आपके किससे सटी हुई हैं? कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 1500 किमी है। याद रखना आप लोग, इसे सह्याद्री के भी नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है, जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट क्या होते हैं? पर्वत आपके मिलते हैं। कहते हैं नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दुड्डा बेटा है। ठीक है, क्या है नीलगिरी का सर्वोच्च पर्वत शिखर? दुड्डा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर भी है। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अगर पूछा जाता है आपसे कौन सा है, तो अनाईमुडी, जो कि आपके कहाँ है? अन्नामलाई पर्वत में है। फिर कहता है यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ भी हैं। अन्नामलाई के अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दक्षिण में किसकी पहाड़ियाँ हैं, तो कार्डमम की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। फिर कहता है इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 अंश 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डमम की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हैं। नोट करके कहता है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स जो हैं ये सब आपके सह्याद्री में ही स्थित पहाड़ियाँ हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछता है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो चाय बागान आपकी किस पहाड़ी पर नहीं है? तो गिरनार की पहाड़ी पर आपके चाय बागान नहीं है। बाकी कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, यहाँ सब जगह आपके चाय के बागान हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहते हैं दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियाँ जो हैं ये भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। यह क्षेत्र जो है आपके मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में क्या होता है, 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। चलिए इसके पॉइंट कुछ नोट करके दे रखे हैं, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। जो आपका नीलगिरी है ये दक्षिण में जो आपका अवस्थित है पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी जो है चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। यानी जो आपकी नीलगिरी की जगह की चाय है वो भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। सेकंड पॉइंट कहता है भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। कहता है गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है। गिरनार कहाँ है? गुजरात में है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया। अतः प्रश्न का सही विकल्प उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछता है। कहता है सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो जो आपकी सोमेश्वर श्रेणी है ये आपकी शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमे यानी आप लोग जानते हो भगवान भोलेनाथ हैं, इस तरीके से याद रखना। सोमनाथ, नाथों के नाथ आपके सोमनाथ, यानी सोमेश्वर मतलब शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो इस तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका डी सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी या ब्राह्य उप हिमालय का एक भाग है। ध्यातव्य है कि हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक
क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला ट्रांस हिमालय जो कि आपके तिब्बत का क्षेत्र हो जाएगा, फिर है वृहद हिमालय जो कि आपके महान हिमालय का क्षेत्र हो जाएगा, फिर लघु हिमालय है जो आपके मध्य हिमालय का क्षेत्र है, और ब्राह्य उप हिमालय ये आपके शिवालिक श्रेणी का क्षेत्र हो जाएगा। फिर कहता है कि आपसे दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग आपका कौन सा इनमें से हो जाएगा, तो आपका गोंडवाना लैंड जो है ये आपके दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से क्या हैं आपके सम्मिलित हैं या शामिल हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंबर 10 आपसे कहता है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ मिलती हैं, ये आपके किस स्थान पर मिलती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना ये आपके अनाई मुडी में मिलती हैं। अभी हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन में बताया था, फिर से इसका एक्सप्लेन देखते हैं। अनाई मुडी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। यह केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिले में स्थित है। यहीं पर आपकी अन्नामलाई इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ आपकी मिलती हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, पर्वत चोटियाँ। पर्वत चोटियों से संबंधित भी आपके टॉप एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में अभी तक आपके बीपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है भारत की क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो K2 यानी गाडविन ऑस्टिन जो है ये आपकी भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी हो जाएगी। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी माउंट गाडविन ऑस्टिन या जिसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं, ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। कहाँ है भारत के किस प्रदेश में, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कौन से आपके युवा वलित पर्वत नहीं है, तो याद रखना अरावली और एंडीज ये आपके युवा वलित पर्वत नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है वलित पर्वत वे पर्वत हैं जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भागों में वलन के फलस्वरूप बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत एवं प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत के उदाहरण पूछे जाते तो हिमालय और आल्प्स आदि हैं, जबकि प्राचीन वलित में आपका अरावली आ जाएगा, आपलेशियन आ जाएगा और यूराल पर्वत, ये सब आपके प्राचीन वलित पर्वत हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है हिमरेखा एवं हिमनद। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बनता है। कहता है हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच में होती है। तो याद रखना जो आपके हिमालय में हिमरेखा होती है वो किसके बीच में होती है, तो याद रखना वो आपके 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में होती है आपके हिमरेखा। जरूर याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। हिमरेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है। तो इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेन भी समझ गए होंगे और ऑप्शन इसका ए जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी निम्न हिमरेखा है। तो आपकी निम्न हिमरेखा के बारे में अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आपकी किसकी हो जाएगी, जो आपका आल्प्स क्षेत्र है इसकी आपकी निम्न हिमरेखा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है हिमरेखा से तात्पर्य है पहाड़ों की ऊंचाइयों की वह सीमा जिसके ऊपर स्थायी बर्फ अवश्य होती है, जिस कारण वहाँ कोई वनस्पति नहीं उगती है। दिए गए विकल्पों में आल्प्स क्षेत्र की हिमरेखा आपकी निम्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कौन सा भूस्खलन की इनमें से प्रवृत्ति नहीं है। तो भूस्खलन का जो प्रवृत्ति इनमें से नहीं होगा वो आपका पूर्वी घाट नहीं होगा। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं आखिर क्यों नहीं होगा। कहता है प्रश्नगत विकल्पों में पूर्वी घाट क्षेत्र में भूस्खलन की प्रोन या प्रवृत्ति नहीं है। भूस्खलन प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में होती हैं। भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष 5 भूस्खलन प्रवण देशों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछता है। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो लिखापानी जो हिमनद है ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और भी जानकारी पढ़ लेते हैं। लिखापानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश
राज्य में भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। सिक्किम राज्य में प्रमुख रूप से 2 दर्रे नाथुला और जेलेपला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से सिपकिला और रोहतांग और बड़ा लाचा आदि दर्रे हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। मुला, मरकत और बोलन क्या है। तो जो आपका मुला, मरकत और बोलन क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो ये सब आपके पर्वतीय दर्रे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है मुला, मरकत और बोलन पर्वतीय दर्रे या पास हैं जो पाकिस्तान में स्थित हैं। ये सब कहाँ हैं? ये सब आपके कहाँ हैं? पाकिस्तान में। आप लोग जानते हैं मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं पाकिस्तान में, तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला नाम उन्हीं का हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ है बोलन दर्रा? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यह टोबा काकर पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरने वाला एक पर्वतीय दर्रा भी हो जाएगा। ये आपकी टीआरई के एग्जाम में जुलाई में जो हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। जरूर आप लोग याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, पठार। पठार भी आप लोग जानते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से टॉपिक भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इससे संबंधित जितने भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित होते हैं। तो जो आपके भारत के अतिरिक्त अगर एग्जाम में पूछा जाता है जो प्रायद्वीपीय पर्वत हैं कहाँ निर्मित होते हैं, तो ये आपके सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित होते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट का जवाब डी हो जाएगा। कहता है हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। फिर कहता है छोटा नागपुर पठार कहाँ है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो छोटा नागपुर पठार है क्या, ऐसा पूछा गया। तो याद रखना ये आपके एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। अब किस लिए, चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं, वहाँ से आप चीज़ें समझ जाएंगे। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। कहता है मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र ढाल के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कहता है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना ये आपके इनमें से किस राज्य में अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब याद रखना ये आपके कहाँ कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले आपके उड़ीसा में भी स्थित हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी स्थित हो जाएगा। इसके अलावा आपके तेलंगाना भी हो जाएगा और आंध्र प्रदेश में। इसका क्या है, दंडकारण्य क्षेत्र का ये जो है विस्तृत क्षेत्र हो जाएंगे ये आपके चारों, इसलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या कहता है। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन में पढ़ लेते हैं। कहता है दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, मध्यवर्ती भाग में स्थित है। या मुख्यतः उड़ीसा भी आपके ऑप्शन में था तो उड़ीसा भी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ भी सही हो जाएगा। तेलंगाना भी है, तेलंगाना भी सही, और महाराष्ट्र नहीं है तो महाराष्ट्र भी फिर भी सही है। आंध्र प्रदेश भी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके उत्तर आपके एक से अधिक हो जाएंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट और कहता है कि हालांकि दंडकारण्य क्षेत्र का बहुत छोटा भाग मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछता है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो जो आपकी भुवन की पहाड़ियाँ हैं ये आपके मेघालय पठार का अंश नहीं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंश है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये सब आपके मेघालय के पठार के भाग हो जाएंगे। फिर आपसे कहता है जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ने का कार्य करती है। तो याद रखना जो आपकी जोजिला सुरंग है ये आपके श्रीनगर एवं लेह को जोड़ने का कार्य करती है। तो 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहता है चीज़ें इनकी सारी। कहता है जोजिला सुरंग भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में निर्माणाधीन सुरंग है जो श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के नीचे गांदरबल और कारगिल के ट्रास के मध्य बनाई जा रही है। यह सुरंग श्रीनगर और लेह के मध्य प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगी, यानी किसी भी प्रकार का मौसम हो ये सड़क पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके से सड़क को तैयार किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपसे क्या कहता है। मालनाड
क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से? तो याद रखना जो आपका मालनाड क्षेत्र है इसका संबंध अगर पूछा जाता है भारत के किस पठार से तो जरूर आप लोग इसका आंसर याद रखना, ये आपके कर्नाटक के पठार से हो जाएगा। देखिए मालनाड को आप याद रखिए वायनाड भी आपके कर्नाटक में, जहाँ से आपके राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद भी हैं। तो इस तरीके से आप इसका जवाब याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि मालनाड क्षेत्र का संबंध दक्षिण भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी ढलानों को कवर करता है। इसे कर्नाटक का चेरापूंजी भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण लाइन है कि इसे कर्नाटक का क्या कहते हैं, चेरापूंजी भी कहते हैं। देखिए ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में 11-12 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए और भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला तटीय भाग, यानी भारत के तट रेखा से संबंधित तटीय भाग, उनसे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपके भारत की तट रेखा है, तो पहला है 6200 किमी लंबी, 6100 किमी लंबी, 5985 या 6175। तो इनमें से आपका कोई भी जवाब सही नहीं होने वाला है और ना तो आपका विकल्प दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग जरूर अपनी कॉपी में लिख दीजिए कि जो आपके भारत की तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसकी जो तट रेखा है वो आपके 7516.6 किमी लंबी है। ये बात आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लीजिए। 7516.6 किमी यानी 7516 किमी लंबी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दे भी रखा है कि भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है तथा इसकी तट रेखा 7516.6 किमी लंबी है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प डी सही उत्तर है, ये भी याद रखना। विकल्प डी को, लेकिन इतना थोड़ी निकटतम मान लोगे, विकल्प डी 6175 है, ये आपका 7516 है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं एग्जैक्ट आंसर आपका यही होगा। थोड़ा बहुत अगर 7000 होता है तब भी मान लिया जाता है, लेकिन ये 61 है, ये 75 है। तो इस तरीके से इसका जवाब आप लोग यही याद रखना, 7516.6 किमी लंबी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछता है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्री की ओर फैली हुई है? तो याद रखना ये आपकी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो ये आपके 12 समुद्री मील से यानी लगभग 21.9 किमी तक आपकी क्या है, जो आपकी भारत की क्षेत्रीय सीमा है वो तट से कितनी समुद्री तक समुद्र की ओर फैली हुई है। तो ये आपकी 12 समुद्री मील से लगभग यानी 21 पॉइंट। टॉपिक है आपका अरब सागर के द्वीप समूह। तो पहला क्वेश्चन आपका इस टॉपिक का कहता है कि लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है। जो आपका लक्षद्वीप टापू है ये आपके दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित हो जाएगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है कि लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत के अरब सागर में अवस्थित है। एक एटाल द्वीप समूह है। यह किस प्रकार का द्वीप समूह है, एक एटाल द्वीप समूह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहता है दूसरा। कहता है लक्षद्वीप में कितने द्वीप आपके हैं। तो लक्षद्वीप में आपके कितने द्वीप हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 36 हो जाएंगे। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। कहता है लक्षद्वीप अरब सागर के केरल के कोची तट से 220 से 440 किमी की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 32 वर्ग किमी हो जाएगा। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चैटलेट और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। ये दोनों तो आपसे एग्जाम में उत्तरी बसे हुए द्वीप पूछ सकता है, सबसे उत्तरी, और या तो सबसे दक्षिणी द्वीप, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जरूर आप लोग याद कर रखना। कहता है मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 अंश चैनल द्वारा पृथक होता है। कितने अंश के चैनल द्वारा पृथक होता है, 9 अंश के चैनल द्वारा पृथक होता है। कौन आपका मिनिकॉय। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। जो कवरत्ती द्वीपों पर ही, जो आपकी कवरत्ती है ये द्वीप पर ही स्थित है। फिर कहता है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडराट अथवा एंडरांत हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, सबसे बड़ा द्वीप इसका कौन सा है, एंडराट अथवा एंडरांत। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कहता है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। क्योंकि ये किस तरीके का, ये आपका अभी हमने आपको एक्सप्लेन में बताया था प्रवाल उत्पत्ति का है, इसीलिए ये आपके द्वीपों का समूह क्या है, लक्षद्वीप है। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन एवं कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इनमें से आपके किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना ये आपके
कैम्बे की खाड़ी में जो है ये आपकी प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, बाकी सब जगह आपकी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। तो इस तरीके से 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन समझते हैं क्या कहता है। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन में बताया गया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इसको हम किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चन थे और ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग करते हैं, आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने इस सेशन को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना, क्योंकि इस छोटी सी क्लास के पीछे हमारी ढेर सारी मेहनत होती है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। अगर चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। अच्छे से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।